नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 27 मई 1997 सुबह 5 बजे आपका जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय जो लगन उदय हो रहा था वो था वृषभ लगन, और आपका चंद्रमा यानी आपकी राशि का मालिक जो चंद्रमा है वो मकर राशि में गोचर कर रहा था। यानी आपके लगन के मालिक शुक्र हैं, राशि के मालिक शनि हैं। आपकी मकर राशि है, चंद्रमा यहाँ 10 नंबर की राशि में बैठा हुआ। इसमें एक अच्छी बात यह है कि लगन का मालिक शुक्र और राशि का मालिक जो शनि है वो आपस में परम मित्र हैं। यानी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को फॉलो कर रही है। साथ ही साथ शुरुआत में इस हॉरोस्कोप की एक चीज़ से और बता दूं कि देखिए, शुक्र और शनि का बहुत अच्छा तालमेल भी यहाँ बना हुआ है। शुक्र लगन में है और शनि की तीसरी दृष्टि उस पर होती है। यानी जहाँ लगन और राशि में मित्रता है वहाँ एक दृष्टि से भी संबंध बन रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस चार्ट की लगन से। लगन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। कहा जाता है जैसे आपका शुक्र का लगन है, शुक्र लगन का मालिक होकर लगन में बैठा हुआ है। लग्नेश का लगन में बैठना, लग्नेश का लगन को देखना या केंद्र त्रिकोण में अच्छी स्थितियों में हो जाना, ये जीवन में एक तरीके का आप अच्छा राजयोग माने, क्योंकि ये जीवन के सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग कराने वाला होता है। लगन में जब शुक्र बैठे, अपनी ही राशि में बैठे, तो इसे मालव्य नामक महापुरुष योग कहते हैं। जीवन में व्यक्ति सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करेगा। अच्छे मकान, अच्छे वाहन, सुख साधनों का व्यक्ति भोग करता है। अब साथ में देखिए, ये लग्नेश लगन में है तो ये स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है और आयु के लिए भी ठीक है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण का मतलब है कि अगर कोई बीमारी हो भी रही है तो वो ठीक हो रही है। यहाँ ये नहीं है कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं, बीमारी से रिकवरी करने का भी कॉम्बिनेशन इसे मैं कह सकता हूँ। लगन में सूर्य भी विराजमान है। सूर्य चौथे घर का मालिक है। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, सुख के लिए जाना जाता है, और वो भी लगन में बैठा। यानी व्यक्ति स्वयं इन सब भोगों को भोगेगा। यानी भूमि, जमीन, जायदाद का व्यक्ति सुख लेगा। अब चौथे घर में मंगल बैठा हुआ है। मंगल कौन है? द्वादशेश है। 12वें और 7वें घर का मालिक जब बैठता है कुंडली के चौथे घर के अंदर, तो ये क्या घर के सुख से विमुख करता है। यानी व्यक्ति जहाँ पर पैदा होता है उस स्थान से दूर ले जाने में ये मंगल सक्षम है। चौथे घर में जब मंगल बैठे तो मांगलिक दोष बनाता है। अब कोई कहता है मित्र की राशि में कट जाएगा, कोई कहेगा स्वग्रही है कट जाएगा। यहाँ आप उस चीज़ के बारे में बात ना करें कि कैसे दोष कट गए या क्या हो गया। बात यह है क्या वो प्लेनेट अगर यहाँ बैठा है तो वो इफ़ेक्ट देगा या नहीं। मैं सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ कि ईश्वर ने आपको जिस कुंडली के साथ पैदा किया उस कुंडली में मंगल चौथे घर में है, और जब मंगल चौथे घर में होता है तो उसकी चौथी दृष्टि पत्नी स्थान पर जाती है। पत्नी स्थान में बैठे अब स्वयं उसकी राशि है। इसको कहते हैं कि पत्नी भी व्यक्ति की उसको व्यावसायिक तौर पर हेल्प करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति विशेष पत्नी के ऊपर अधिकार जमाने वाला, या ये कहिए कि वो चाहता है अंदरूनी तौर पे कि पत्नी सिर्फ मेरे ही अनुसार चले, जैसा मैं कहूँ वैसा वो करे। उन चीज़ों को लेकर आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस देता है ये प्लैनेट, क्योंकि मंगल सेनापति है, और सेनापति जैसा व्यवहार करने वाला जो प्लैनेट होता है, और सेनापति हमेशा एक ही चीज़ होती है सेनापति को, वो होती है राजा का ऑर्डर फॉलो करना, लेकिन बाकी सबके ऊपर ऑर्डर चलाना। यानी उससे ऊपर सिर्फ एक ही व्यक्ति विशेष हो सकता है, चाहे वो आपके घर का कोई भी बड़ा हो, लेकिन बाकी सब पर आप यही चाहेंगे कि मेरा ऑर्डर फॉलो किया जाए। और यदि ऑर्डर फॉलो नहीं होता है तब सेनापति अपनी तरह काम करता है। चलिए पंचम भाव में राहु की बात करते हैं। आपका 5वां घर राहु केतु एक्सेस में है। 5वां घर जहाँ बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, एजुकेशन के लिए जाना जाता है, तो 11वां घर यानी एकादश भाव प्राप्तियों का भाव है, अचीवमेंट्स का भाव है। पंचम भाव में जब राहु हो तो व्यक्ति के दिमाग में एक फितूर देता है ये कि मुझे करियर में बहुत कुछ चाहिए और कुछ बड़ा चाहिए,
मैंने ऐसे लोगों को बहुत देखा है, वो जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, शेयर मार्केट में, यानी उनका दिमाग चलता है कि जीवन में झटके का माल ज़रूर होना चाहिए, झटके से पैसा कमाना, या ये कह सके कि भी अचानक से कुछ बड़ा हो जाए लाइफ में। यानी पैसे से संबंधित स्थितियाँ उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि 5th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं बुद्धि का भाव है। यहाँ पर बुध की राशि है, योजना बनाने में आप पीछे नहीं हैं, और ये बुध की भी उच्चस्थ राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, और ये एक व्यापारिक राशि कहलाती है। इसका मतलब है आप अपने जीवन में इस चीज़ों के प्रति काफ़ी अग्रसर रहेंगे। अब शनि के बारे में बात करूं, शनि केतु का संयोग शास्त्र में व्यापारिक तौर पर एक अच्छा योग नहीं माना जाता है। वो इसलिए है कि शनि है कर्म कारक और राहु केतु ग्रहण लगाने का काम करते हैं। ये कॉम्बिनेशंस व्यक्ति को जीवन में इस चीज़ की समझ नहीं दे पाता है कि आपको अपने पैसे का इस्तेमाल आखिर करना कहाँ पे है, कहाँ पे पैसा लगाऊं, कहाँ पे पैसा ना लगाऊं, किस जगह इन्वेस्ट करूं, किस जगह इन्वेस्ट ना करूं, आखिर ऐसा क्या करूं। तो वो प्रॉब्लम इस चार्ट के अंदर यहाँ दिखाई दी है। वैसे शनि योग कारक हैं, केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, 11th हाउस में बैठे हैं, कर्म के लिए ठीक है, भाग्य के लिए ठीक है, घर वालों के सहयोग के लिए ठीक है, अच्छे कार्यों के लिए ठीक है, सामाजिक कार्यों के लिए ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए ठीक है, वो सब स्थितियाँ अच्छी बनती हैं। गुरु और चंद्रमा बैठे नवम भाव में। अब बृहस्पति और चंद्र का योग भाग्य स्थान में बना, चंद्रमा तृतीयेश होके एकादशेश बृहस्पति के साथ भाग्य स्थान में, यानी जीवन में स्थान परिवर्तन करने के बाद व्यक्ति तरक्की करता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाता है, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर स्थानों से संपर्क साधकर जीवन में तरक्की करता है। अब बृहस्पति यहाँ नीच के भी हैं। फिर से इंडिकेशंस आया कि भाई बृहस्पति कोष कारक है, पैसे का कारक है। यहाँ पर ये राशि परिवर्तन कर रहा है, शनि के घर में बृहस्पति, बृहस्पति के घर में शनि। ये अपने आप में बहुत उच्च स्तरीय धन योग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आपको जीवन भर पैसे में रखेगा। लेकिन बात होती है कभी कभी जब आदमी पे करोड़ों रुपया हो और उसके 10-20-50 लाख ख़त्म भी हो जाएं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये वो कॉम्बिनेशन है कि देखिए जी पैसा तो आपके पास जीवन में बहुत रहेगा, लेकिन आपको लॉस भी ये प्लैनेट देगा। अब बात करते हैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्लैनेट बुध की। महत्वपूर्ण इसलिए है कि बुध मतलब बुद्धि, बुद्धि से ही जीवन में सब कुछ है कि आप क्या निर्णय ले रहे हैं, आपकी बुद्धि में क्या आया जो आपको बोलना है, आपकी बुद्धि में क्या आया जो आपने सोचा, ये सब कुछ बुध पर निर्भर है। बुध क्या है? पंचमेश होके द्वादश में। जब पंचम का मालिक द्वादश भाव में व्यय स्थान में पहुंचता है तो इसको लॉस ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है, यानी जीवन में पढ़ाई का अपने आप छोड़ देना, अपनी मनमर्जी से छोड़ देना, या किसी अन्य काम में लग गए तो या प्रॉपर पढ़ाई में मन नहीं लग पाया। एक तो वो स्थिति। दूसरा, पंचम और दूसरे घर का मालिक 12वें घर में पहुंच गया। 12वां घर व्यय स्थान है। धन और वाणी का मालिक जब 12वें घर में पहुंचता है तो व्यक्ति सोचता है मुझे पैसा कमाने के लिए बाहर जाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को अपनी वे ऑफ टॉकिंग भी सुधारनी चाहिए। व्यक्ति को कहाँ कितना बोलना है उसकी समझ भी होनी चाहिए, क्योंकि ये व्यय स्थान है। मंगल की राशि में जब बुध होता है तो व्यक्ति को चतुर तो बनाता है, लेकिन वो चतुरता एक एग्रेशन वाली चतुरता भी होती है। कभी कभी व्यक्ति जिद पर अड़ जाता है, नहीं मुझे तो करना ही है, मुझे तो ये जाना ही है। उसको यही नहीं पता होता है कि तुम कब कहाँ क्या डिसीजन ले रहे हो। तो उसके बारे में बहुत अधिक आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, भविष्य में भी, अभी भी और भविष्य में भी। चलिए, ये तो एक हॉरोस्कोप की आपकी प्रेडिक्शन हुई, ग्रहों की स्थितियों के बारे में बताया। नवांश कुंडली देखना जरूरी है। नवांश कुंडली में कुंभ लगन, लगन का मालिक 12वें घर में पहुंच गया। लग्नेश जब 12वें घर में पहुंचे, राहु केतु अक्ष पे हो जाए तो ये विवाह से संबंधित कुछ चिंताएं अवश्य दर्शाता है। पहली बात, चाहे उसे वैवाहिक जीवन कह लीजिए। 7वें घर में पत्नी का स्थान होता है। पत्नी स्थान का मालिक तीसरे घर में बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा है। इसका मतलब है शादी जो हो रही है एक तो कोई बहुत दूर स्थान से नहीं हो रही, एक अच्छे कुल में भी शादी हो रही है, वो भी यहाँ साफ दिखाई देता है। ठीक है। और शुक्र जो कि यहाँ 7वें भाव में बैठा हुआ है,
कहने को योग कारक है, शादी के बाद तरक्की दे रहा है, लेकिन यह सूर्य की राशि में है। शत्रु की राशि में कारक शुक्र अगर बैठता है तो ये अंदरूनी रूप से हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम देता है। अब इसमें दूसरा प्रॉब्लम का विषय बताता हूँ मैं आपको। ये है सेकंड हाउस। दूसरा घर आपकी वैवाहिक वाणी को दर्शाता है कि पति पत्नी के बीच में जो तालमेल है बातचीत का वो कैसा है। शनि की तीसरी और मंगल की चौथी दृष्टि है और बुध बृहस्पति भी वहाँ देख रहे हैं। इसका मतलब है आपके बीच में वैचारिक तौर पे मतभेद तो होंगे, आर्गूमेंट्स तो आपको मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। शादी आपकी किसी से भी हो तो थोड़ा सा शादी के मिलान पे आपको ध्यान देना होगा। अगर पत्नी की कुंडली ठीक आ गई तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका वैवाहिक जीवन बहुत बेहतर होगा। चलिए बात करते हैं अब राहु की दशा की। आपको राहु की दशा वर्तमान में चल रही है। राहु कौन है? 5th हाउस में। अब ये वही राहु है जो आपकी बुद्धि के अंदर योजना ला रहा है। राहु चाह रहा है कि जीवन में कुछ बड़ा हो जाए। राहु ये चाहता है कि मैं जीवन में कुछ बड़ा कर लूँ, कुछ एकदम से अचानक से कुछ बड़ा अचीवमेंट लाइफ में हो जाए। वैसा मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप अभी थोड़ा सा स्थिर होकर काम करिए। आपको जीवन में अभी आपकी उम्र कुछ भी नहीं है, 23 वर्ष की आपकी उम्र है। 2020 और 2021 आप बड़े शांति से गुजारिए। जिस चीज़ के प्रति आपको काम करना है उसकी योजना बनाइए, क्योंकि अगस्त 2021 से मार्च 2024 के बीच का जो समय है ये राहु में बुध की दशा का है। राहु पंचम में, बुध द्वादश में, और राहु भी बुध की ही राशि में, इसलिए सारा रिजल्ट बुध पे। बुध कहाँ है? 12th हाउस में। और आपका सवाल विदेश से संबंधित भी है, तो मैं आपको कहूँगा एक तो ये समय आपके पास बहुत अच्छा होगा। अगस्त 21 से मार्च 24 अगर आप विदेश के लिए ट्राई करते हैं तो आप जा सकते हैं, विदेश में जाके काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ आपको एक हिदायत देना चाहूँगा कि आप कोई भी काम करने विदेश में जाएं तो मेरे हिसाब से पहले आप उस काम को वहाँ जानें, उसके बारे में सीखें, बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। ये नहीं कि बस आधाधुंध पैसा लगाया और चल दिए, वो आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि आपकी कुंडली में उस चीज़ के इंडिकेशंस बार बार आए हैं। तो विदेश में सेटलमेंट के कॉम्बिनेशंस तो इस चार्ट में हैं। एक तो ये दशा आपके पास ये वाली आई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। प्रोफेशनली मैं इस चार्ट को यदि आज से देखना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि आज भी आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ तौर पे वर्किंग हैं। चाहे आप योजना बना रहे हैं, चाहे आप घर वालों के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि परिवार से जुड़कर काम करने के भी बहुत अच्छे योग आपकी कुंडली में दिखाई देते हैं। आप अपने घर परिवार के लोगों के लिए काम कर सकते हैं, पिता के साथ जुड़ के काम करें, कुटुंब से जुड़ा हुआ व्यवसाय करें, या कोई अन्य रिश्तेदार जो मान लो कहीं बाहर रह रहा हो, कोई विदेश में रह रहा हो, उसके साथ भी काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको अपने जीवन में 2025 तक धीरे 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 करके चीज़ों को सीखना चाहिए। उसमें इन्वेस्टमेंट इतना ना करके सीखना ज़्यादा चाहिए। तरक्की तो आप जीवन में बहुत करेंगे, क्योंकि ये हॉरोस्कोप एक पैदाइशी करोड़पति हॉरोस्कोप है जहाँ तक मुझे देखने में लग रहा है, और व्यक्ति स्वयं के बल पर भी अच्छा पैसा कमाएगा। क्योंकि अगर आप मुझसे जीवन में ये पूछें कि अच्छा समय कब, ये हॉरोस्कोप 2031 के बाद, यानी 2031 के बाद जब आपको बृहस्पति की दशा आएगी, उसमें मैं कह सकता हूँ पूर्ण रूप से विदेश में सेटल हो जाना। पहला योग तो ये। दूसरा, धन योग बहुत है उस बृहस्पति दशा में, यानी जितने भी मन में इच्छाएं कि कितना पैसा, बहुत पैसा, ये पैसा, वो पैसा, वो सब आपको बृहस्पति की दशा में मिलेगा। क्योंकि उस दशा में पक्का हो सकता है राहु की दशा में, क्योंकि राहु आपको 31 तक है। आप विदेश जाएं, कुछ काम करें, वापस आ जाएं, फिर चले जाएं, कुछ काम करें, वापस आ जाएं। लेकिन 2031 के बाद आप जाके विदेश में सेटल होंगे, तो आपकी 2 विश हैं, दोनों पूरी होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा आप मैरिज के बारे में भी बता दीजिएगा, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जो भी मुझे यहाँ बेहतर दिखाई दिया, आपको क्या मुझे सलाह देनी चाहिए थी वो मैंने आपको बताई। अभी मैं आपको रेमेडी भी बताऊँगा, उपाय, और आपको रिंग भी बताऊँगा क्या पहननी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो। शादी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब दशा के बारे में बात करूं, देखिए राहु में शनि चल रही है अगस्त 21 तक। एक बहुत अच्छा संयोग इस कुंडली में अभी वर्तमान में शादी का चल रहा है। कब तक चल रहा है? अगस्त 21 तक। हो सकता है इस दौरान आप कहें मेरी तो अभी उम्र कम है, मुझे नहीं करनी है।
उसके बाद जो ज़्यादा अच्छा योग है, क्योंकि मेरे से अगर आप पूछो कि तुम्हें शादी कब करनी चाहिए, भाई साहब मार्च 25 से मार्च 28 के बीच आपको शादी करनी चाहिए। राहु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा में आपको शादी करनी चाहिए। वो आपके करियर में के हिसाब से, मैच्योरिटी के हिसाब से, सभी हिसाब से एक सबसे अच्छा समय है शादी का। तो वो समय आपका एक शादी का समय है जो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। जब पंचम भाव का मालिक यहाँ 12वें घर में बैठे और यहाँ भी पंचम का मालिक 12वें घर में बैठे, ऐसे लोगों के जीवन में लव रिलेशनशिप्स होती हैं, लेकिन वो लव रिलेशनशिप साकार नहीं होती, यानी वो मैरिज में चेंज नहीं होती हैं। तो ऐसा भी कॉम्बिनेशन आपके इस चार्ट में दिखाई दिया। अब बात आती है रेमेडिकल पार्ट की। राहु मरकरी के हाउस में 5th हाउस में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जैसे रुद्रा अष्टकम का पाठ करना चाहिए। मैं आपको पाठ भेज दूंगा, आप देख लेना किस तरीके से करते हैं। पहला रुद्राष्टकम का पाठ करें, दूसरा संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ये 2 पाठ आपको रोजाना करने हैं। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, मैं समझता हूँ 5 से 10 मिनट में दोनों पाठों का समापन हो जाएगा। अब आती है जेमस्टोन की बात। मेरे हिसाब से इस हॉरोस्कोप वाइज सिर्फ एक ही जेमस्टोन सूटेबल है, वो है डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल। डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल सीधे हाथ की तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर में चांदी में आपको एक अच्छा सा डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल पहनना होगा। आप चाहें तो मुझसे देख भी सकते हैं और मैं आपको रिंग बना के आपके एड्रेस तक सर्टिफाइड स्टोन प्रोवाइड भी करा सकता हूं। तो वो स्टोन आपको पहनना है। बाकी आपने कहा कि सन फिंगर है, उसमें गोल्ड रिंग बनवाना चाहते हैं मम्मी पापा, तो कौन सा स्टोन डलवाना चाहिए, उसमें नॉर्मल आप गोल्ड की रिंग पहन लो विदाउट एनी स्टोन। स्टोन की बात करें तो इंडेक्स फिंगर में सिल्वर में पहनना होगा, क्योंकि सिल्वर में ही उसके रिज़ल्ट आएंगे अच्छे। हमें स्टोन से रिज़ल्ट लेने हैं, इसलिए आपको सिल्वर में वो स्टोन पहनना होगा। तो उसका आपको हम रिंग बनाकर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उपाय बताया आपको, स्टोन आपको बताया, सावधानी आपको बताई, आपके सवालों के जवाब दिए। नमस्कार।